चलिए अब बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं कि जो हमारे रदरफोर्ड भाई साहब थे, इन्होंने अपना क्या मॉडल दिया और क्या क्या चीज़ इन्होंने हमको सिखाई। तो मैंने आपको बताया सबसे पहली चीज़ रदरफोर्ड ने क्या कहा। रदरफोर्ड ने कहा कि एक एटम का जो पूरा का पूरा चार्ज होता है वो किस में कॉन्सेंट्रेट होता है, एक छोटे से वॉल्यूम में कॉन्सेंट्रेट होता है, और उस छोटे से वॉल्यूम को हम लोग किस नाम से जानते हैं, उसे हम जानते हैं बाय द नेम ऑफ न्यूक्लियस। किसके नाम से जानते हैं, न्यूक्लियस के नाम से जानते हैं। ठीक, चलिए मैं आपको चीज बता दूं कि ये जो न्यूक्लियस होता है, इस न्यूक्लियस की साइज एक एटम के कंपैरिजन में क्या होती है, बहुत छोटी होती है। अगर आप साइज ऑफ एटम यानी रेडियस ऑफ एटम की बात करें, इसी में आप इस चीज को भी ऐड कर लेना, तो वो अराउंड 10⁻⁻10 मीटर के ऑर्डर की होती है। वहीं अगर आप रेडियस ऑफ न्यूक्लियस को कंपेयर करने चलो तो वो अराउंड 10⁻15 मीटर के आसपास होती है। यानी एक एटम न्यूक्लियस से 10⁵ 1,00,000 गुना बड़ा होता है। ये आपने सुना भी होगा कि अगर एक फुटबॉल फील्ड के सेंटर पर फुटबॉल रख दी जाए तो फुटबॉल होगी न्यूक्लियस और वो पूरा का पूरा फील्ड क्या होगा, एटम। यानी एटम और न्यूक्लियस की साइज में क्या होता है, बहुत डिफरेंस होता है, जो आपको दिखाई भी दे रहा है। ठीक, दूसरा, आप किसी भी एलिमेंट के न्यूक्लियस की रेडियस पता कर सकते हो यूजिंग दिस फॉर्मूला विच इज r इज इक्वल्स टू r0 इंटू 8⁻⁻1/3। इस r0 की वैल्यू एक रेंज में वेरी करती है, लेकिन इसकी जनरल वैल्यू हम 1.33 इंटू 10⁻⁻15 मीटर या फिर सेंटीमीटर बदलना चाहो तो 1.33 इंटू 10⁻⁻13 सेंटीमीटर लेकर चलते हैं। ये आपका पहला रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल का पॉइंट है। Whole of the positive charge of an atom is concentrated in a small volume called nucleus. The size of nucleus is very small as compared to the size of atom. वहां पे आप ये चीज और ऐड कर देना, पहले आप ये लिखें, इसके बाद रेडियस ऑफ एटम 10⁻⁻10 मीटर और रेडियस ऑफ न्यूक्लियस वो कितनी होगी, 10⁻⁻15 मीटर। उसके बाद आप लिखें कि अगर आप रेडियस ऑफ न्यूक्लियस निकालना चाहते हैं, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस तो होती है r इक्वल टू r0 8⁻1/3। ये जो आपका r0 है इसकी वैल्यू देखो यहां से लेकर यहां तक वेरी करती है, लेकिन इन जनरल हम r0 की ये वैल्यू यूज करते हैं। तो आप साथ में ये वैल्यू भी लिखें। a उस एलिमेंट का मास नंबर है जिसके न्यूक्लियस की आप रेडियस निकालना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप हीलियम की रेडियस निकालना चाहते हो तो a की जगह लिखोगे 4। अगर आप मान लो सोडियम की न्यूक्लियस की रेडियस निकालना चाहते हो तो आप a की जगह लिखोगे 23। नहीं, एटॉमिक नंबर थोड़ी लिखेंगे, क्या लिखेंगे, मास नंबर। 11 तो उसका एटॉमिक नंबर होता है, 23 लिखोगे। समझ गए ना। चलिए, ये तो ये पहली बात। दूसरी बात रदरफोर्ड ने क्या कही कि एटम का बहुत सारा स्पेस तो एम्प्टी होता ही है, तो उस एम्प्टी स्पेस के अंदर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहते हैं इन सर्कुलर पाथ्स। ये थोड़ा सा आपको लैंग्वेज में दिखेगा, ये अगले पॉइंट पर हमने कवर कर दिया है। ठीक है, तो ये क्या कहता है कि न्यूक्लियस के चारों तरफ जो खाली जगह है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स सर्कुलर पाथ्स के अंदर न्यूक्लियस के चारों तरफ हाई स्पीड से घूमते रहते हैं। और यही पॉइंट इसको ले मरा था, यही पॉइंट इसने बोल दिया था जिससे इसका मॉडल क्या होता, फेल। अभी आप देखोगे जिसका फेलियर होगा। सो द इलेक्ट्रॉन्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन द एम्प्टी स्पेस ऑफ द एटम अराउंड द न्यूक्लियस इन डिफरेंट कंसेंट्रिक सर्कुलर पाथ्स, जिनको आप ऑर्बिट्स के नाम से भी जानते हो। थर्ड पार्ट जो उसने बोला दैट वाज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन ऑर्बिट। तो इसने, आप एक काम करें यहीं पे ऐड कर दे, द इलेक्ट्रॉन्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन द एम्प्टी स्पेस ऑफ द एटम अराउंड द न्यूक्लियस इन डिफरेंट कंसेंट्रिक सर्कुलर पाथ्स कॉल्ड ऑर्बिट्स। इसकी जगह आप ऐसा करो, ऐसे लिखो, द इलेक्ट्रॉन्स इसको काटें, ऐसे लिखें, द इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस, रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस, यहां ऐड करें एट very high speeds, at very high speeds in different concentric circular paths, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्बिट्स बोलते हैं। तो आप चाहें तो एक डायग्राम भी बना दें ऐसा जिसमें आप इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमता हुआ दिखाएं और ये बहुत ही तेज स्पीड के साथ न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमता रहता है। बात समझ में आई। चलिए, इसका इसने थर्ड पॉइंट बोला जो मैंने पहले बताया, एटम इलेक्ट्रिकली क्या होता है, न्यूट्रल। यानी उसमें जितना नेगेटिव चार्ज होगा उतना ही उसके अंदर क्या प्रेजेंट होगा, साथ में पॉजिटिव चार्ज भी प्रेजेंट होगा। और ये आपने सीख लिया है कि एटम का मैक्सिमम स्पेस क्या होता है, एम्प्टी होता है। इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये दो ही है,
एक रेडियस ऑफ न्यूक्लियस निकालने वाला और दूसरा कि न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, घूमते रहते हैं। चलिए, तो ये तो हुआ अपना रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। अब जितना ये मॉडल इंपॉर्टेंट नहीं है उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसका ड्रॉबैक। क्या इंपॉर्टेंट है? ड्रॉबैक। तो अब आए आप काम की चीज़ पर, दैट इज ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड्स मॉडल। क्यों ये मॉडल फेल हो गया? इतना एक्सपेरिमेंट करके इसने इतना कुछ समझाया फिर भी ये मॉडल फेल हो गया। तो इसके फेल होने का रीज़न क्या है, देखें आप ध्यान से। रदरफोर्ड ने कहा कि, जो मैंने आपसे कहा कि एक ही पॉइंट इसको ले, मेरा एक नहीं था, ज़्यादा थे, पर ये पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट था। उसने बोला कि एक एटम के अंदर न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे हैं, हाई स्पीड से सर्कुलर पाथ में घूम रहे हैं। तो आप देखें यहां पर इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी है उसकी स्पीड तो चेंज नहीं हो रही है, लेकिन उसकी डायरेक्शन लगातार क्या हो रही है, चेंज हो रही है। या फिजिक्स में पढ़ते हो कि किसी भी सर्कुलर पाथ में पार्टिकल की स्पीड की जो डायरेक्शन होती है वो टेंजेंशियल होती है, तो उसकी स्पीड लगातार क्या हो रही है, चेंज हो रही है। देख, तो ये एक्सेलरेटेड मोशन में है। कौन से मोशन में है? एक्सेलरेटेड मोशन के अंदर है। तो हमारे पास एक साइंटिस्ट थे मैक्सवेल। मैक्सवेल ने कहा कि अगर एक चार्ज्ड पार्टिकल, कौन सा पार्टिकल? चार्ज्ड पार्टिकल, किसी और चार्ज्ड पार्टिकल, देखो ये इलेक्ट्रॉन एक चार्ज्ड पार्टिकल है, न्यूक्लियस भी चार्ज्ड है, तो अगर एक चार्ज पार्टिकल किसी और चार्ज के इन्फ्लुएंस में एक्सेलरेटेड मोशन में है, घूम रहा हो या चल रहा हो, तो ये चार्ज पार्टिकल क्या करेगा, कंटिन्यूसली एनर्जी को एमिट करेगा। क्या करेगा? कंटिन्यूसली एनर्जी को एमिट करेगा। तो ये तो था अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड। ठीक, मैक्सवेल के हिसाब से क्या होगा कि अगर ये न्यूक्लियस है और इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, तो इस घूमते हुए इलेक्ट्रॉन को, अगर इसके चारों तरफ घूम रहा है तो इस घूमते हुए इलेक्ट्रॉन को क्या करना पड़ेगा, घूमने के लिए अपनी एनर्जी को एमिट करना पड़ेगा। तो ये रेडिएशंस की फॉर्म में एनर्जी क्या करेगा, एमिट करेगा। अगर ये इसके चारों तरफ घूम रहा है तो इसको मैक्सवेल्स की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन थ्योरी कहते हैं। ये बोलती है कि एक चार्ज पार्टिकल जब दूसरे चार्ज पार्टिकल के इन्फ्लुएंस में घूम रहा है, तो ये घूम रहा है या मूव कर रहा है, एक्सेलरेटेड मोशन शो कर रहा है, तो ये पार्टिकल कंटिन्यूसली क्या करेगा, एनर्जी एमिट करेगा। अब अगर ये पार्टिकल कंटिन्यूसली एनर्जी एमिट करेगा तो देखो इस सर्कुलर पाथ में घूमने के लिए इस इलेक्ट्रॉन को एक सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए। अगर ये कंटिन्यूसली एनर्जी एमिट कर रहा है तो ये दोबारा कभी भी इस पाथ पर नहीं घूम पाएगा। आप समझने की कोशिश करना, इसको आप ऐसे मान लो कि आप एक पार्क में जॉगिंग करने गए हो, उस पार्क में ऐसे ट्रैक बने हुए हैं, आप कभी भी ट्रैक स्विच कर सकते हो। ठीक, तो आप गए, आपने एक चक्कर लगाया इस ट्रैक के ऊपर और आप थक गए। ऑब्वियसली आप चक्कर लगाओगे तो आपकी एनर्जी वेस्ट होगी। थक गए तो थकने के बाद आपको मान लो 10 चक्कर लगाने हैं, तो आपने मान लो एक चक्कर यहां लगा लिया, फिर दूसरा चक्कर लगा लिया, आप इधर स्विच कर जाओगे। फिर मान लो 4 चक्कर आपने यहां लगा लिए, फिर थक गए तो आप और छोटे पाथ पे स्विच कर जाओगे। तो सेम ऐसा ही होता है, जब इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस की चारों तरफ घूमेगा तो अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी एमिट करनी चाहिए, और अगर ये लगातार एनर्जी एमिट कर रहा है तो ये दोबारा इस पाथ पर नहीं घूम पाएगा, इसको अपने पाथ की रेडियस को डिक्रीज करना होगा। अगेन फिर ये दूसरे पाथ पर भी नहीं घूम पाएगा, फिर ये तीसरे पर भी नहीं घूम पाएगा, और इस तरह से एक बार अपनी रेडियस को छोटा करते करते ये इलेक्ट्रॉन अल्टीमेटली किसके अंदर कूद जाएगा, न्यूक्लियस के अंदर कूद जाएगा। समझ रहे हो? रिपीट करता हूं, मैक्सवेल ने बोला कि ये जो घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन है ये कंटिन्यूसली एनर्जी एमिट करता जाएगा। अगर ये कंटिन्यूसली एनर्जी एमिट कर रहा है तो ये अपने पाथ की रेडियस को मेंटेन नहीं कर पाएगा, और घूमते 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 एक दिन भाई साहब ये किसके अंदर कूद जाएगा, न्यूक्लियस के अंदर कूद जाएगा। तो अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में कूद गया तो एटम का तो एग्जिस्टेंस ही खत्म हो गया। एटम क्या था? रदरफोर्ड ने क्या बोला कि न्यूक्लियस है और उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में घूम रहा है। यहां तो न्यूक्लियस के अंदर कूद रहा है तो आत्महत्या कर रहा है। तो क्या हुआ? अब या तो रदरफोर्ड सही है या फिर मैक्सवेल सही है। तो मैक्सवेल की वेल प्रूवन थ्योरी है, मैक्सवेल बिल्कुल सही है। तो यहां पर जो गलत है वो कौन है? रदरफोर्ड है। तो रदरफोर्ड मैक्सवेल की इस थ्योरी को एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन यहां से घूमता हुआ इसके अंदर नहीं जाएगा। आप उस चीज को एक्सप्लेन करो। तो मैक्सवेल इस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाया।
तो मैक्सवेल के मॉडल रदरफोर्ड के मॉडल से ज़्यादा उसका ड्रॉबैक इंपॉर्टेंट है। एक चीज़ तो आप ये ध्यान रखें, तो इसको आप थ्योरी फॉर्म में लिख लें, मैंने आपके लिए कलेक्ट कर दी लैंग्वेज पूरी, कि अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड electron revolve around the nucleus at very high speed in well-defined orbits, but according to Maxwell's electromagnetic theory, when a charged particle is in accelerated motion, it will emit energy in form of radiation, and therefore it cannot maintain the radius of its path. So the radius of its path will continuously decrease, and it will ultimately fall into the nucleus, following a spiral path and thereby making the atom unstable. तो जो भी मैंने आपको समझाया वो सब यहाँ लिखा हुआ है, एक बार आप इसे कॉपी करें।